नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है ना? कक्षा 10 की बुक है एनसीईआरटी की पॉलिटिकल की एनसीईआरटी की कक्षा 10 की। ठीक है ना? तो चलिए हर एक फैक्ट हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। लोकतंत्र के परिणाम। अध्याय कौन सा है? अध्याय 5वां है ना? अध्याय 5। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यही कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र उन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने में खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? क्या आपको याद है कि मैडम लिंग 2 की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इस कक्षा में 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? नैतिक कारणों, यहाँ पर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दी गई है, जरूर नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को
मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। उत्तरदायी वैध है ना। आर्थिक समृद्धि और विकास। इसमें क्या बता रहा है, क्या विविध प्रकार के दबाव झेलना और तरह तरह की मांगों को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी। टू गेट आउट ए सेपरेट स्टेट, स्टूडेंट डिमांड्स टू सेटल द लैंग्वेज इश्यू, टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूज है ना, टू गेट मोर DA, ए प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉलिसी एक्सरेंस। क्या मैडम लिंग 2 की कक्षा में भी हम इन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे। मुझे वह कक्षा इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि बच्चों को बने बनाए निष्कर्ष नहीं बता दिए गए थे, निष्कर्ष खुद निकालना था भाई। सही है ना। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दें। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है। तफसील में, इस सवाल की तफसील में यानी कि गहराई में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है। अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है। आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार नहीं करें, और अब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन यहाँ से कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है ना, कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता से संबंधित निम्न कौन से कथन सत्य हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और
क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? आप सरकार के बारे में बस इतना जान पाते हैं। ठीक है भाई, आपके बारे में सरकार इतना जानती है, सही है ना? कायदे कानून मानेगी और कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नीतियों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। मतलब लोगों के प्रति जवाबदेही होगी, हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों पर ध्यान रखने वाली हो। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। किन किन मांगों में? कि भाई भ्रष्टाचार से मुक्त हो और लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की अपेक्षा करती है उपेक्षा। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह है वैध शासन व्यवस्था। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का अभाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मूल्यों में तो है ही। उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक।
ये क्या है? ये है पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता। लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता। इनमें से किसी एक कथन से सहमत। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता। लोकतंत्र बेहतर है ना, 69%, 70%, 62%। पाकिस्तान में 37% बोल रहा है लोकतंत्र बेहतर, श्रीलंका में 71। कभी कभी तानाशाही बेहतर, 6, 9, 10, 14, 11। कोई फर्क नहीं पड़ता, 25, 21, 28, 49, 18। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है? बहुत उपयुक्त, उपयुक्त। दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। ने बहुत उपयुक्त, उपयुक्त। लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन। बहुत उपयुक्त और उपयुक्त। लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन। दक्षिण एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। खातेपन और इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। यह है लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का अभाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लोकतंत्र का एक परिणाम ही है, लोकतंत्र की क्षमता भी। आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विश्वास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों का आर्थिक विकास दर में अंतर भले
ज़्यादा हो। लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। 1 मिनट। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। लोकतांत्रिक व्यवस्था। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। ये बता रहा है भाई तानाशाह में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सकारात्मक फायदे हैं। इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें? इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें? आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006। धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा। धनी बीच बीच के और गरीब। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ। ठीक, एक बार पीछे देख लेते हैं। धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन। SDSA टीम, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007। लोकतंत्र। तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना। तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना। हाँ, यही बात है भाई। आगे चलते हैं वह। आर्थिक समृद्धि और विकास। ये पढ़ना है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ पढ़नी है। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता।
फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रहता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। चार्ट एक बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाह का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। चार्ट एक बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करें तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। ओए मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे रह गए? तुम ही बताओ। भूख, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, आवास। शायद ये लोकतंत्र के बारे में बोल रहे हैं। देखते हैं। चार्ट एक बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर ही भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे ज़्यादा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। अगर आमदनी के समान वेतन और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा? लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ। चार्ट 1, चार्ट 2। असमानता और गरीबी में कमी। सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95, सभी तानाशाहियाँ 4.42, तानाशाही वाले गरीब देश 4.34, लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.34 व 4.28। एड फ्रेजवेस्की, माइकल ई एल्वारेज, ओज एंटोनियो के फर्नांडो लिमोगी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड वेल बीइंग इन द वर्ल्ड 1960 से 90, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2000। चुने हुए देशों में आय की असमानता। देशों के नाम। राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका, राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा। ऊपर का 20%, नीचे का 20%। दक्षिण अफ्रीका 64.8। बात तो सही है, लेकिन ये राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा ऊपर का 20%, नीचे का 20%। दक्षिण अफ्रीका 64.8, 2.9। ब्राज़ील 63.2.6, रूस 53.7, 4.4, अमेरिका 50, 4, 45, 6, 34, 9, 34, 10।
2 बार ले हैं। इतना रहने दे, इतना सही है। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से निपटाया जा सकता है, फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसे रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। चार्ट फर्स्ट बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है। अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। हाँ, ये है वो, यानी कि 20% लोगों का राष्ट्रीय आय पर 60% कब्जा है, ठीक है ना। और निचले 20% यानी गरीब तबके के हैं ना, उनके राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाते हैं। डेनमार्क और हंगरी। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना होता है, आपका फैसला क्या होगा? (1950 से 2000) सभी लोकतांत्रिक शासन, सभी तानाशाही वाले गरीब देश और लोकतांत्रिक वाले गरीब देश। विकास दर है और दक्षिण अफ्रीका में ऊपर के 20% लोगों ने 64.8% आय पे कब्जा कर रखा है। ब्राज़ील में 63, रूस में 53 और अमेरिका में 50, ब्रिटेन में 45, डेनमार्क में 34। जब जाए तो ये सही है, डेनमार्क और हंगरी 34% ही कब्जा है ऊपर के 20 लोगों का राष्ट्रीय आय पर, और नीचे के गरीब लोगों का 20% का 10, 9, 6, 4, 4, 6, 2, 2, 9। असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही। असमानता और गरीबी में कमी, आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानताओं को कम करेगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले, सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने के अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का
न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है। गरीब की आवाज़। हो पाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। किनको? लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा। हमारे मतदाताओं में गरीबी की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों के साथ धोना नहीं चाहेगी। उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में 50%। विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में। ये है भाई 2% के। ठीक, 2% अमीर है, बाकी 50% गरीब है। और 2% बहुत एरिया को कवर करते हैं। विश्व का धन। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमें इससे दोबारा से सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि जिस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समयों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं ही दो शर्तों को पूरा करना होता है। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत की राय से शासन करना नहीं, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। संघर्ष। हेलमेल। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर को उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक एक अनुच्छेद लिखें। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक एक अनुच्छेद लिखें। संघर्ष और ये हेलमेल है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं।
महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनके लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है। साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है। साथ ही यह लोगों के प्रजा से एक मिनट समझ में नहीं आ रही भाई। शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है। साथ ही यह लोगों की प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। लगता है हो गया पाठ। और क्या डेमोक्रेसी, एक मिनट है ना, यहाँ से ले लेते हैं ना। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि उसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं।
शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही ये लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। अब है रोजा प्रेरणा का एक स्तंभ। रोजा प्रेरणा का एक स्तंभ। बहन जी यह सीट मेरी है, हमारे आज के नेता। बहन जी यह सीट मेरी है, रोजा पाखर्स। नैतिक साहस। ऊपर दिए गए कार्टून या ग्राफ को देखें, दोनों में इस हिस्से में उठाए गए मुद्दों, नागरिक की गरिमा और आज़ादी को दर्शाया गया है। कार्टून या ग्राफ से जुड़ने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्क्स कौन थी? यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है? सेंट वेंगले केगल कार्टूस। जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है। दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, भारत, नेपाल 75%, पाकिस्तान 50%, श्रीलंका 65%। स्रोत SDS टीम। स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007। 65, 66, 67, 75, पाकिस्तान, है ना। दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, भारत 67 है, नेपाल 75। नेपाल सबसे ज़्यादा है भाई, जो मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है। श्रीलंका 65। मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतजाम हो जाता है कि लोग एक दूसरे का सिर न फोड़ें। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं हुई। क्या हम इतने भर से संतोष कर लें? सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में। गरीब की आवाज़। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत। इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राजा, पर ऐसा होता क्यों नहीं? गरीबों का राज, पर ऐसा होता क्यों नहीं? गरीबों का बहुमत है ना, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज, पर ऐसा होता क्यों नहीं है? सभी लोकतांत्रिक शासन, सभी तानाशाहियाँ। तानाशाही वाले गरीब देश 4.34, फिर भी ज़्यादा ही है भाई। और लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28। भूख, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, आवास। ओए मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे रह गए? गरीब, बीच बीच के धनी। आर्थिक समृद्धि और विकास। तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना।
उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही। सही है? नहीं, गलत है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, असमानता को कम कर सकता है। गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबों को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों, बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों, बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीबी को कम करने, दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ये तो गलत है ना, विपक्ष। सत्य नहीं है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। असमानता को लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सकता है, अगर अच्छी नीति व योजनाएं बनाई जाए तो। गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करनी चाहिए। नहीं, ये सही है। नहीं, विपक्ष है, असत्य है। भाई पहले तो ये ज़रूरी है, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, इसके बाद है ये। नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता अमीर और गरीब। लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। नहीं, टकराव तो होता है भाई। नीचे दिए गए बोरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। नीचे दिए गए बोरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित, शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं।
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ओडिशा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाज़ा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे में सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। अलग अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। सही है ना। लोकतंत्र मजबूत, गरिमापूर्ण और सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए चुनौती पेश करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, ये बात तो सही है। जम्मू कश्मीर के गढ़वारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ये तो सही है। लोगों के बीच की आर्थिक असमानता तो नहीं हुई है भाई समाप्त, है ना। हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। सारे मतभेद नहीं मिटे हैं। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। गैर बराबरी, हाँ ये तो सही है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, भविष्यंकों का कानून के समक्ष समानता, ये नहीं है भविष्यंकों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित होती है। यानी क्या बताना है अपन को? लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। ये सही है ना। विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है, सही है। तानाशाही में असमानता नहीं होती। तानाशाही में असमानता नहीं होती है, असमानता होती है, ये गलत है। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। नहीं कह सकते कि भाई तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। दोनों गलत है और दोनों सही है। कौन कौन से? एक तो ये लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, सही है। चाहे कमी हो रहा है लेकिन साथ ही चलता है वो। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है, ये भी सही है। असमानताएं होती है ना। और लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उनका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसके अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा
देने का आवेदन किया। उसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाले आवेदन लेने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश कर कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन वापस ले लें। ये है भाई कंप्लेंट से। नन्नू का उदाहरण क्या बताया। नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ। अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है। ये पार्ट था भाई है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तथ्यात्मक आएगा, फैक्चुअल नहीं तथ्यात्मक, कि बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य हैं। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।